नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की दरों के बारे में। मौद्रिक नीति देश की वित्तीय व्यवस्था का आधार होती है। देश का आर्थिक विकास मौद्रिक नीति के सफल संचालन पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह मुद्रा निर्गमन तथा साख पर नियंत्रण करे। मौद्रिक नीति क्या है? किसी देश की सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मुद्रा का प्रचलन या प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है वही मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। संरचना: मौद्रिक नीति समिति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति एमपीसी का उद्देश्य क्या है तथा इसकी समिति का गठन कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति को सौंप दिया गया। मौद्रिक नीति समिति की बैठक हर 2 माह के अंतराल पर होती है। यह समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि से संबंधित होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई थी। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति समिति का गठन में कितने सदस्य हैं तथा मौद्रिक नीति की पहली बैठक कब आयोजित की गई। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति बनाने में एमपीसी की सहायता करता है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य: मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीतियों से संबंधित रहते हैं, अतः मौद्रिक एवं आर्थिक नीतियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मौद्रिक नीति के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य स्थिरता, तीव्र आर्थिक विकास, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय एवं उन्मूलन, नए मौद्रिक और वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देना, पूर्ण रोजगार और विनिमय दरों में स्थायित्व आदि भारत में मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आरबीआई हमेशा मुद्रास्फीति की दर को कम करने या इसे एक स्थायी सीमा के भीतर रखने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर भारत सरकार देश की जीडीपी वृद्धि में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब हम चर्चा करते हैं बैंक दर। बैंक दर का अर्थ उस दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के पास प्रथम श्रेणी के बिल पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। अन्य देशों में इसे कटौती दर भी कहते हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंक दर में परिवर्तन कर केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। बैंक दर बढ़ने का प्रभाव बाजार ब्याज दर पर पड़ेगा। रेपो रेट: रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, अर्थात आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अगर बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई से ऋण मिलता है तो ग्राहकों को भी सस्ते ब्याज दर पर ऋण मिलता है, अर्थात रेपो रेट कम होने पर पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन पर भी कम ब्याज देना होगा। यदि रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक आपसे अधिक ब्याज वसूल करेंगे।
अर्थात हम कम कह सकते हैं कि रेपो रेट कम होने पर ऋण पर ब्याज कम देना होता है और रेपो रेट अधिक होने पर आपको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन जमाओं पर भुगतान करता है। यह रेपो रेट का विपरीत है। यह आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज को बैंकों को भविष्य में वापस खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति और धन की कमी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट का उपयोग नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेपो रेट में हमेशा प्रतिभूति की बिक्री शामिल है जिसे भविष्य में पुनः खरीद किया जाएगा, जबकि रिवर्स रेपो रेट में एक खाते से दूसरे खाते में धन का स्थानांतरण शामिल रहता है। वर्तमान में रेपो रेट की दर 5.15% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट की वर्तमान दर 4.90% है। अब हम चर्चा करते हैं नकद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR। सभी व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से ऋण और बिलों की कटौती सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने कुल दायित्व का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के पास नकद कोष के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात पर किसी भी प्रकार का ब्याज व्यापारिक बैंकों को नहीं देती है। याद करने योग्य है, आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात पर किसी भी प्रकार का ब्याज व्यापारिक बैंकों को नहीं देती है। अगर CRR बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। इसके बाद देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगी। अगर रिजर्व बैंक CRR को घटाता है तो बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ जाता है। आरबीआई CRR में बदलाव तभी करता है जब बाजार में नकदी की तरलता पर तुरंत असर नहीं डालना हो। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। तरलता से तात्पर्य नकद, अन्य बैंकों में जमा, याचना राशि, बिल तथा सरकारी प्रतिभूतियों से है। यदि तरल कोषों की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी जाए तो बैंकों के उधार देने की शक्ति कम हो जाती है।